सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, कल जो सूरत हाल हुई जहाँ पर MQM ने CM हाउस के सामने मुजाहरा किया और उन मुजाहिरीन पर सिंध हुकूमत ने लाठी चार्ज और शेलिंग की, उसके बाद फिर MQM की जानिब से शहर में यौम सोग का ऐलान किया गया। ऐसा लगता है कि एक बार फिर कराची की सियासत को माजी की तल्ख सियासत की तरफ धकेला जा रहा है। कराची जो कभी खित्ते के माथे का झूमर था, जो मुल्क की मुआशी शहरा कहलाता था, आज मुल्क की सियासत में सर गैर मुतल्लिका हो चुका है। जो शहर टैक्स अदा करने में आज भी पहले नंबर पर है, वो शहर हुकूमती तरजीहात में आज भी आखिरी नंबर पर है। ये शहर मर रहा है, दिन ब दिन हर गुजरते लम्हे के साथ दम तोड़ रहा है। कभी इख्तियारात तो कभी बल्दियाती निज़ाम की जंग में सियासतदान लड़ रहे हैं और अवाम मसाइल के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अलबत्ता मुआलिजीन इसकी मौत से बाखबर होने के बावजूद बेपरवाह हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और MQM ये कहती है कि पीपल्स पार्टी जो सन 2008 से इक़्तिदार में है, उसने कराची के मामले में जानिबदाराना और मायूस कुन किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जैसी नौजवान क़यादत की आमद भी PP की सियासत में इस शहर के लिए कोई इम्कान पैदा नहीं कर सकी। यहाँ तक कि जब MQM रियासती ऑपरेशन की जद पर आई और एक बड़ा कला पैदा हुआ, तब भी पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर उसे भरने के बजाय अपनी रिवायती सियासत को जारी रखा। पीपल्स पार्टी ने कराची के अलावा नाजरीन बकिया सिंध में औसतन 17,000 की आबादी पर एक यूनियन कौंसिल बनाई, जबकि कराची में 65,000 की आबादी पर एक यूनियन कौंसिल बनाई गई। कई कराची के शहरियों के साथ खुला तजाद नहीं। कराची में ज़्यादा यूनियन कौंसिल्स होंगी तो गली मोहल्ले की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी होगी, काम भी होंगे, मगर शायद इस शहर की तरक्की किसी को गवारा नहीं। कराची के मसाइल अनगिनत हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला आबादी है। हर पल मुसलसल बढ़ती आबादी के लिए जिन सहूलियात की ज़रूरत है वो कमयाब हो गई हैं और आबादी को सही से गिना भी नहीं गया। पानी की किल्लत है, गैस और बिजली का बहरान है, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट बदहाली का शिकार है, स्ट्रीट क्राइम पर सर उठा रहे हैं, शहरियों में खौफ है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ग्रीन लाइन की ज़रूरत दीगर शहरों से ज़्यादा कराची को थी, मगर मियाँ साहब को भी सबसे आखिर में शहर का ख्याल आया। सिंध के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ अपोजिशन की तमाम जमातें सरापा एहतजाज हैं, मगर पीपल्स पार्टी अपने फैसले को पत्थर पर लकीर करार दे चुकी है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का ताल्लुक कराची से है, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी इसी शहर से हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM भी कराची के आवाम की तर्जुमान होने के दावेदार है, मगर इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस शहर में तब्दीली के पहिए को जंग लग गया है। सिंध सरकार और वफाक की जानिब से संजीदा, ठोस और तवील मुद्दत के इक़दाम के बगैर क्या इस शहर के बचने का कौन है? क्या इस शहर की मजीद तबाही का अभी देखना बाकी है? क्या फिर एक बार शहर की गलियों को लहू से नहलाने की कोई साजिश तैयार की जा रही है? क्या कराची के मसाइल यूं ही सड़कों पर दस्तों गिरबां होकर ही हल किए जा सकेंगे? और कराची के मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? इसी पर हम बात करेंगे। दो बड़ी अहम जमातें हैं कराची की और वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके तर्जुमान MQM पाकिस्तान से हमारे साथ हैं उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका उसामा साहब। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सारे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आए, तो आजिज़ धामरा साहब, क्या हुआ कल और किसने पुलिस को ये अहकाम दिए कि लाठी चार्ज किया जाए, सुबह इसकी शेलिंग की जाए, जबकि ख़वातीन भी थी और वहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे? आजिज़ धामरा साहब से हम रब्ता बहाल करते हैं, उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। उसामा कादरी साहब तक बात करते हैं। उसामा साहब, ज़ाहिर है आपके एक रहनुमा भी जाँ बहक हुए, बच्चों पर भी तशद्दुद हुआ, ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों को अगला लाहेअमल क्या है, क्या सोच कर रही है MQM पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें जो है MQM का लाहेअमल तो बिल्कुल वाज़ेह है। MQM 2 माह से जो कोशिशें कर रही है सिंध के बल्दियाती काले कानून के हवाले से, उसने अपने पुरअमन एहतजाज और रिकॉर्ड कराने के लिए हर फोरम को इस्तेमाल किया, जिसमें ताजिर बिरादरी भी थी, दीगर मुख्तलिफ जो बल्दियाती भी थे। और मेरा ख्याल ये कि कोई तबका है जिंदगी का कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड न कराया हो। आज ये वक्त आ चुका है कि सिंध की वो सियासी जमातें जो असेंबली के अंदर हैं या बाहर हैं, या वफाक की वो जमातें जो असेंबली में हैं या बाहर हैं, वो तमाम की तमाम बल्दियाती एक्ट को सिंध के लिए जहर कातिल करार दे रही हैं, काला कानून करार दे रही हैं।
मैं ये समझता हूँ कि इतनी भरपूर अंदाज में वो आवाज के जो भरपूर एहतजाज के साथ रोडों पर, आपके मीडिया पर, आपके तमाम शोबा हाय जिंदगी में पुरजोर एहतजाज कर रही है और उसकी आवाज जो है इक़्तिदार के, सिंध के इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुंच पा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर ज्यादती है और जो भी चीज इस वक्त जो है सिंध के शहरी इलाकों के साथ रवा रखी जा रही है, उसका यकीनन नुकसान जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को है। अब ये तय करना है उन मुक़्तदर कुव्वतों ने और वफाक ने कि अगर इसी तरह ये चीजें चलती रहीं तो फिर आप जो है किस दौराहे पर खड़े हैं। क्या आप पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं? और ये वतीरा जो है सिंध पीपल्स पार्टी का हमेशा से यही वतीरा रहा है कि उसने जो है टकराव की पॉलिसी इख्तियार की है। अच्छा। चाहे सिंध के शहरी इलाकों के साथ हो या फिर उन्होंने जो है वो जो है इस मुल्क को अपने इक़्तिदार के खातिर जोड़ा। अगर मैं थोड़ा सा माजी करीब में ले जाऊं आपको, तो 18वीं तरमीम जो है 18वीं तरमीम की ही इसलिए की थी कि जिसका मकसद ये था कि रियासत के अंदर रियासत कायम की जाए। उसका आर्टिकल 140A जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया गया और आज जो है पूरा सिंध जो है वो एक मफलूज जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन रियासत के बानी और रियासत के चलाने वाले सिंध सरकार के लोग जो हैं वो उन्होंने उस पर कोई अमली इक़दाम उठाने के चले मैं सिंध हुकूमत से इसका जवाब ले लेती हूँ कि अमली इक़दाम क्यों नहीं हुए और वाकई क्या रियासत के अंदर एक रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है। आजिज़ धामरा साहब, कल हुआ क्या? ये पुलिस को किसने अहकाम दिए कि वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है या धरना दिया जा रहा है उस पर लाठी चार्ज और शेलिंग की जाए? जी पहले तो मुझे बताएं, अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे मेरे भाई उसका तारुफ हो जाए, क्योंकि उसामा खादरी साहब। उसामा खादरी साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हेलो जी बोलिए। पहली बात तो आवाम के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसकी जिस तरह आपकी फीलिंग है वो सबकी है, नहीं होना चाहिए। मगर इशू ये है कि एक पार्टी मुसलसल तरीके से, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वही 30 साल पुरानी वाला अगर नैरेटिव ये पेश कर रही है कि उर्दू बोलने वाले या मुहाजिरों के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने कोई एक्शन किया है, तो आपको ये मालूम है कि सिंध असेंबली में क्या वो उर्दू बोलने वाले नहीं है? और खुद इस पार्टी ने हैदराबाद समेत कराची समेत कितने और एहतजाज किए थे? क्या उन एहतजाज के कोई ऐसी कार्रवाई? मैं पहले तो तशद्दुद के खिलाफ हूँ, मैं आपको ये क्लियर करा। सही है। उसके बाद जब आपको नेगोशिएशन की जा रही है कि वहां पर कुछ बैनुल अक़वामी जो है वो प्लेयर हैं, इससे पहले एक टीम वापस जा चुकी थी, आप वहां न जाएं। 2 दिन के बाद मजीद आप एहतजाज करें। प्रेस क्लब पे आपका अनाउंस किया हुआ एहतजाज आपने मस्जिद से कि ये सीएम हाउस में आ जाए और आप वो लीडर जो आवाम को वहां पर ले आए बेचारों को, मगर वो कहाँ थे उस टाइम? वो मिसिंग लेकिन चले अगर वो वहां आ भी गए, अगर आ भी गए, देखिए मुझे पूरा जवाब देने दे पूरा। मैंने कहा कि जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ मुझे उनसे हमदर्दी है। ठीक है। वहाँ पे पूरी रात ये कहा गया कि मार दिया गया है, कोई ये हो गया है, वो भी रिपोर्ट आपके सामने आ गई है। और नंबर दूसरी बात यह है कि इसी सीएम हाउस के अंदर रेड जोन है और जहाँ पर टीचर्स भी आए थे उनमें भी उनको रोका गया था और इस तरह की सूरत हाल उसमें तो किसी के ऊपर खतरा या हमला नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ, एहतजाज आपका हक है, अभी नहीं, आज नहीं, 1 महीने तक आप एहतजाज करें, असेंबली में करें, प्रेस क्लब में करें, जहाँ दिल चाहे वहां करें, मगर मासूम आवाम को, बेचारियों को वहां पर लेके आप खुद चले गए। और जब आजिज़ धामरा साहब, इससे आगे बढ़ के थोड़ी बात कर लें, इंक्वायरी होगी। ठीक है। मैंने कहा कि मैं की मजम्मत करता हूँ, सही है, मगर इनसे पूछें कि आप जो है कभी टोपी पहनने के खिलाफ बयान देते हैं, कभी आप सिंधु देश की बयान दे देते हैं। चलिए वो लसानियत के हवाले से बात कर लेती हूँ, लेकिन धामरा साहब मेरे एक सवाल का आप जवाब दें, इस पे बात क्यों नहीं हो सकती? जमात इस्लामी वो एहतजाज कर रही है, MQM एहतजाज कर रही है, PTI, PSP सब एहतजाज कर रहे हैं, क्यों सिंध हुकूमत इस मामले पर बातचीत नहीं करने को तैयार है? बहुत ही अच्छी सवाल है। देखें, हमारे पार्टी के लोग जो हैं वो जमात इस्लामी से भी बात कर रहे हैं और उनके धरने में भी गए थे।
हमारी पार्टी का वफद जो है वो PSP के कायद मुस्तफा कमाल के पास भी गया है, 2-4 दिन पहले की बात है। हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे जाने से वो बातचीत जो है वो कामयाब हो जाए, मगर अब क्या आप इस पार्टी के उस नैरेटिव की या पूरी कौम उसकी हिमायत कर रही है कि वो हिंदुस्तानी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए मासूम लोगों को आप कहीं प्रेस क्लब आ रहे और आप चले गए CM हाउस में, मगर वहां पर आप नहीं है। मैं तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ, मगर इसी CM हाउस के ऊपर जो भी पहले लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने मजम्मत की थी कि टीचर के ऊपर तशद्दुद किया गया पुलिस ने, हमने भी मजम्मत की थी। क्या वहां पर जो रोका गया था उनको, वहां पर भी इस तरह खतरा था उनको दूसरा ये पेश कर रहे हैं? क्या बाकी लोग उर्दू बोलने वाले नहीं है? मतलब आप नैरेटिव तो ठीक करें ना अपना। चलिए मैं बात ये पूछ लेती हूँ, उसामा कादरी साहब से पूछ लेती हूँ। उसामा साहब, ये आजिज दामरा साहब कह रहे हैं कि लिसानी सियासत को फरोग दे रही है MQM पाकिस्तान। आजिज दामरा साहब से बात का जवाब दे दूं कि पहला जुमला तो उनके लिए ये है कि कुछ शर्म होती है और कुछ हया होती है। अगर इनका ये है कि ये जो है ये जगह रेड जोन जो है, रेड जोन कराने वाले आपको शर्म आनी चाहिए। सर मेरा ख्याल है कि आप लोग एक एक करके बात करें। उस जगह पर कराची के शहर। सर अच्छा नहीं लगता, आप दोनों मेरे लिए बहुत मोहतरम है, खवातीन के साथ वहाँ मेरे लिए आप दोनों बहुत मोहतरम है, एक एक करके बात करें। वो कह रहे हैं खवातीन को लेकर वहाँ क्यों आए? मैं इनको हया दिलाना चाहता हूँ। ये जो है ये बेशर्मी, वो कह रहे हैं आप हया करें, आप खवातीन को लेकर वहाँ क्यों आए? उसामा साहब जो है को खुलाया शुरू करें। मैं आपकी बात पहुंचा रही हूँ, धामरा साहब उनको बात तो करने दें। नहीं है जहाँ पर जो है कराची शहर के बासी जा नहीं सकते, मेरी तनख्वाहों पर, मेरे टैक्सों पर पलने वाले आज मुझे ये सबक दे रहे हैं कि मैं जो है मेरी एंट्री कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। नहीं, ये इल्जाम आप पर क्यों लगता है? लिसानी सियासत का इल्जाम क्यों लगता है उसामा साहब MQM पाकिस्तान? लिसानी सियासत की जो हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं उसकी असल बानी जो है वो पाकिस्तान को इसकी तारीख उठाकर देखिए कि इसने लिसानी बिल लाकर जो है कौन सा जो है भाइयों को मिलाने की कोशिश की। इन्होंने धामरा साहब मामला तो ऐसे कैसे हल होंगे? अगर आप देखिए मामला जो है जब हल नहीं होंगे तो फिर ताकत का इस्तेमाल। धामरा साहब प्लीज बात एक एक करके कीजिए। सर मैं आपकी जानिब भी आऊंगी, आपसे भी सवाल करूंगी। उसामा साहब को बात करने दें। जी उसामा साहब बात करो, ठीक लैंग्वेज में बात करें, जुबान किसी दूसरे के मुंह में भी होती है। ये ठीक लैंग्वेज में आपको नहीं लग रहा बात कर रहे हैं? आप सभी जी उसामा साहब, जी उसामा कादरी साहब, आजिज दामरा साहब, मुझे लगता है कि जाहिर है आप लोगों को थोड़ा बड़ापन दिखाना चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट में हैं, आपने ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है। आई एम सॉरी, मैंने तशद्दुद की मजम्मत की। मैंने कहा कि मासूम कारकुनों को वहां पर ले जाने वाले गायब क्यों हो गए। मैंने कहा कि आपकी जो लिसानियत की सियासत है मैंने उसकी मजम्मत की। मैंने आपके इस प्रोग्राम में अभी भी ये कहा कि इनको एहतजाज करना है, बेशक करें। जमात इस्लामी का एहतजाज करने वाले भी उर्दू बोलने वाले हैं। आपने भी कई मरतबा एहतजाज किया और 1 महीने तक एहतजाज करते रहे। हमने एहतजाज की कभी मुखालफत की है, मगर ये मुझे अगर शर्म दिलाने की बात करेंगे तो लिसानियत की सियासत खुद। सर आप भी तो लिसानियत की सियासत की बात कर रहे हैं ना सर। लेट हिम स्पीक। मैं चाहूंगी आप उनको बात करने दें, फिर मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप अपने मौके पर आप बिल्कुल बोलिए। तो मैं खामोश रहूंगा क्या? मैं तो उनको कह रहा हूँ लैंग्वेज ठीक करें, बेशक मुझ पर तनकीद करें। चले ठीक है उसामा साहब वो कह रहे हैं लैंग्वेज ठीक करें। बात ये है कि लिसानी सियासत की बुनियाद रखने वाली पार्टी, और ये जो है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इन्होंने अपने अमल से ये चीज साबित कर दी है कि वो सिंध के दही आवाम को तो इन्होंने अपना गुलाम और फकीर बनाया हुआ है। अब वो सिंध के शहरी इलाकों को इस बिल के जरिए और 18वीं तरमीम के जरिए वो जो है उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। तो ये मेरा ख्याल ये है कि इनकी भूल है और ये एहतजाज को अभी जो है। तो उसामा साहब असेंबली में आप लोग एतराजात लेकर क्यों नहीं जाते? जो भी आप लोगों को बिल पर एतराजात हैं असेंबली में लेकर जाइए। देखिए हम जो है असेंबली में हमारे MPs और अपोजिशन के MPs जब वहां पर वजीर आला खड़ा होकर ये बोले कि अकलियत में और तुम्हें फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है,
तो फिर ये बताइए कि ये जुमला जो है, ये जुमला पाकिस्तान और पाकिस्तान को दो लफ्ज करने के लिए काफी नहीं है कि आप जो है अपोजिशन को अकलियत करार दे दें। ये चीजें जो है, ये चीजें इंसानियत की तरफ, चीजें जो है मुल्क को दो लफ्ज की तरफ लेकर जा रही हैं। मैं बार मर्तबा मुक्तदर हर कर चुका हूँ और हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जमात जो है मुल्क दुश्मन जमात है, सिंधु देश की खालिद जमात है और सिंधु देश के लिए काम करने वाली जो भी पार्टियां हैं वो सब इसकी बेहतरीन तौर पर काम कर रही हैं। आपका पॉइंट आया, लेकिन उसामा साहब मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप दोनों को एक दूसरे पर इल्जामात से आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। शहर का मामला है, शहर के अमन की बात है, आवाम की बात है, और आप दोनों ही अवामी पार्टीज हैं, ऐसी बातें नहीं जेब देती हैं। 14 साल से ये हुकूमत में ये मुझे बता दें कि इन्होंने जो है 14 बसें क्या कराची शहर में चला दी? क्या इन्होंने 14 गैलन पानी जो है कराची शहरियों को ज्यादा दे दिया? क्या इन्होंने जो है यहाँ की आबादी के हवाले से कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए? क्या इन्होंने यहाँ पर यहाँ के जो बल्दियाती मसाइल हैं उसको हल करने जी धामरा साहब, ठीक है, ये सवाल सारे मैं रख देती हूँ। इन्होंने सिवाय नस्ल परस्ती, तासुब परस्ती के अलावा कोई दूसरा। अच्छा चले, आप भी इल्जाम लगा रहे हैं। जी धामरा साहब। अच्छा, तासुब परस्ती की बानी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाती है मुल्क को तोड़ने का लिए। देखिए, ये जहरीली सियासत अवाम सुन रही है और अच्छा है कि आपके चैनल की तवज्जो से सुन रही है इनकी नीयत। अच्छा, पहली बात, असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? मिसाल के तौर पर अब की जो आदमशुमारी थी वो असल सिंध के हुकूक के ऊपर डाका था, कराची के हुकूक के ऊपर डाका है, शहरी इलाकों समेत, देही इलाकों समेत पूरे सूबे के हुकूक के ऊपर डाका था। उसमें एहतजाज एमक्यूएम ने भी किया, एतराज भी किया और पीपल्स पार्टी ने भी किया। ये वफाकी वजारत में खामोश और मुनाफिकत की सियासत कर रही है आज भी एमक्यूएम इस पॉइंट पे। अच्छा, सीसीआई में ये जब पास हुआ तो सिंध गवर्नमेंट ने एतराज किया कि मेरी कराची की पॉपुलेशन को डाका डाला जा रहा है, ये छोटी सी नौकरी के लिए आज भी खामोश है वहां पे। अच्छा, वहां पर हमने एक रेफरेंस भेजा पार्लियामेंट में, और जब अक्सरियत थी आपके पास और आप सहूलत चाह रहे हैं वफाकी हुकूमत के कराची की पॉपुलेशन को कम दिखाने के लिए, कराची के हुकूक के दुश्मन हैं आप, तो आपने वहां पर वोट दिया, आपके पास अक्सरियत थी, वो बिल पास कर दिया। यही बात चीफ मिनिस्टर सिंध में कहते हैं कि आप वोट बिल पास करने के वोट नहीं आपके पास, मतलब के पास है कि वो अपना बिल पास कर सकती है, तो वहां पर मीठा हाउ, यहाँ पर वही बात हराम करार दी जाती है। तो ये तो आपकी सोच है, बचकाना, नाकारा और नायल सोच है आपकी कि आप मर्दमशुमारी पे कब आवाज बुलंद करेंगे। कामरा साहब, ये मसला हल कैसे होगा फिर, आप बताइए। इसलिए हल होगा, देखें असेंबली के अंदर इनके 2 एमपीएस ने वहां पर एतराजात लगाए थे, अपनी अमेंडमेंट दी थी, जब ये बिल दूसरी मर्तबा पास। पहले नंबर पे जब गवर्नर ने सिग्नेचर नहीं किए थे, गवर्नर ने कहा कि अदर पर्सन मेयर नहीं होगा, हमने वो अमेंडमेंट मान ली। गवर्नर ने कहा कि सीक्रेट बेल्ट से ये इलेक्शन होगा, हमने वो बात मान ली, पहले ये एंजॉय कर चुके हैं इस कानून को। अच्छा, 2 इनके ने फिर अमेंडमेंट पेश की, हमने कहा कि जब दूसरी मर्तबा ये बिल टेबल होगा तो ये अमेंडमेंट देंगे, और इनके एमपीएस गायब हो गए और बाइकाट करके चले गए। क्यों चले गए? और दूसरी पार्टी को डीएमसी कराची में डीएमसी कानून सूट कर रहा था, आपने कहा कि नहीं हमें टाउन चाहिए, हमने आपको टाउन बना के दे दिए। मजीद भी आज मैं आपको बताता हूँ कि पीपल्स पार्टी आज भी मुतहदा कौमी मूवमेंट से इस बिल पर बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं आपको में कहता था बिल्कुल बात कीजिए, बात होनी भी चाहिए। आजिज जामरा साहब, उसामा कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। मामला है कराची का, कराची शहर के लोगों का। अगर यहाँ पर इस तरह से पार्टी दस्तों गिरबां होंगे, एक दूसरे पर लसानियत के, मुल्क तोड़ने के, शहर तोड़ने के इल्जामात लगाएंगे, तो आवाम किसकी जानिब देखेंगे? आपने अवामी नुमाइंदा बनना है, आपने एक दूसरे के साथ सिर्फ एक दूसरे के लिए सियासत नहीं करनी है। तो बड़ा अच्छा होगा कि क्या बेहतर होगा कि दोनों जमातें बड़ी जमातें हैं, बड़ी स्टेक होल्डर हैं, तो बैठकर बात कर लें, उस मसले का हल निकाल लें ताकि ये मसला हल हो जाए, क्योंकि आवाम का मसाइल हल होना ज़रूरी है, बजाय कि आपस में ही दस्तों गिरबां होते रहें। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो PSL 7 की बात करेंगे। स्टे विद अस।
जी हाँ, PSL 7 जिसका आज से आगाज हो रहा है। पहला मैच कराची स्टेडियम में होगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान जो कि PSL 2021 के फाती टीम भी है। लेकिन ज़ाहिर दो बड़ी अजीब खबरें हैं। एक तो शाहिद आफरीदी जो कि मुल्तान सुल्तान का हिस्सा हैं, उनका कोरोना मुस्बत आ गया है, और मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर कराची किंग्स का हिस्सा हैं, वो इंजर्ड हैं। और ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि शायद वो हफ्ते वाला मैच भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अभी उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो ये सारे दो मेन प्लेयर्स हैं, वो नहीं होंगे। लेकिन आज की तकरीब शुरू हो जाएगी और कुछ एक ही घंटा रह गया है तकरीब शुरू होने में, तो शायकीन क्रिकेट का पहुंचना शुरू हो गए हैं। तकरीब का आगाज़ कब से किया जाएगा, इसी पर हम बात करें। हमारे नुमाइंदे हमें कराची स्टेडियम से ज्वाइन कर रहे हैं शाहरुख शाह। शाहरुख, ये बताइएगा कैसा जोश देख रहे हैं आज? ज़ाहिर पहला मैच है PSL 7 का, और कब से बाकायदा तकरीब का आगाज़ होगा? मैच कब शुरू होगा? ये हमारे साथ भी चल रहे, ये अकेले मैं नहीं रहूंगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त स्टेडियम के हम बाहर मौजूद हैं और PSL सीजन 7 का बाकायदा जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद जो है वो कॉन्सर्ट है, यहाँ पे आतिफ असलम और आयमा बेग जो है वो परफॉर्म करेंगी, और उसके बाद 7:30 बजे जो है वो टॉस होगा और 8 बजे बाकायदा तौर पे मैच का आगाज़ होगा। होम टीम जो है वो कराची किंग्स से मद्दे मुकाबले आएगी, जो दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान, दोनों के दरमियान जो मैच है वो बड़ा कांटेदार जो है वो मुकाबला इस वक्त जो है वो होने वाला है। और शायकीन क्रिकेट की अगर बात करें तो जोक दर जोक जो है वो वाया शटल सर्विस लोग जो है वो इंक्लोजर्स में पहुंचना शुरू हो गए, और NCOC के मुताबिक जो है वो PCB ने 25% जो है वो अलाउ किया है, जो ऑडियंस है वो मैच देख सकेगी। इस वक्त हमारे साथ चार्ली चैपलन मौजूद हैं जो कि मैच देखने के लिए आए हैं। जी मुझे बताइएगा चार्ली, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? आई सपोर्ट PSL, मैं पूरे PSL को सपोर्ट करता हूँ, और मेरा मैसेज है लड़की नहीं गेम देखो। अच्छा, कौन बाबर आजम आज खेलने जा रहा है, दूसरी जानिब से मोहम्मद रिजवान है, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बाबर आजम और रिजवान दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस वजह से दोनों टीम का बहुत अच्छा टकरा है। हमारे साथ जो है वो चाचा क्रिकेट भी मौजूद है। जी मुझे बताइएगा किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आज दो टीमें कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान दरमियान जो है वो आए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद पाकिस्तानी, मेरा ताल्लुक सिंध पाकिस्तान से। जो जीते जीत पाकिस्तान की है, चाहे मुल्तान सुल्तान जीते चाहे कराची जीते, जीत पाकिस्तान की है। 6 के 6 टीम हम पाकिस्तान की है, हम सब की है, जो जीते पाकिस्तान की है। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं PSL 7 को, उसके बाद जो बाहर से जो अंग्रेज़ लोग आए हम उसको दिल गिरह से वेलकम करते हैं कि पाकिस्तान उन लोगों ने आके। जी बिल्कुल, देखिए फॉरेनर्स प्लेयर को भी जो है वो वेल आ रहा है। शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरजोश है, और उनका ये कहना है कि दोनों टीमें जो है वो टफ है, मगर जो दोनों में से जो भी जीतेगा पाकिस्तान। और कोरोना के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो जो मोहम्मद आमिर है वो भी इंजर्ड हो गए थे, जो है वो इंजरी के बाइस वो अभी नहीं खेल रहे। आज के मैच जो है वो उनका मशकूक है, मगर अगर मैं बात करूं इमाद वसीम की तो उनको भी जो है वो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनका भी कोरोना पॉजिटिव आया है। वहाब रियाज भी जो है वो करंटीना में चले गए हैं, जबकि अगर मैं बात करूं जो दीगर खिलाड़ी हैं वसीम अकरम, वो भी उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है, वो भी करंटीना में है। तो देखना यह है कि इस वक्त बायो सिक्योर बबल जो है वो बनाया तो गया है, मगर वो कितना सिक्योर है, इस बात का अंदाजा जो है वो इस तरीके से लगा सकते हैं कि कोरोना के केसेस जो है वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने कोरोना के जो शायकीन क्रिकेट साए हैं वो मंडला रहे हैं PSL 7 पर, लेकिन उसके बावजूद शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश है। शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया, अमतर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ज़ाहिर 6:30 बजे का वक्त दिया गया है, तकरीब बाकायदा शुरू हो जाएगी, और उसके बाद टॉस होगा 7:30 और 8 बजे मैच शुरू होगा। तो देखना ये है कि आज कौन सी टीम जीते। लेकिन एक बड़ा अच्छा मैसेज जो गया है वो ये गया है कि कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान की होगी, और PSL 7 की तमाम टीमें जो हैं वो फेवरेट हैं सबकी। हमें ज्वाइन करें सैयद मोहम्मद उवैस, साबिक क्रिकेटर हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे, उनसे बात करेंगे। उवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर PSL 7 बड़ा कामयाब रहा, जो छठे एडिशन तक था। अब ज़ाहिर ये जो आज का एडिशन है 7वां एडिशन है, लेकिन हमने देखा कि ज़ाहिर बड़े अहम खिलाड़ी थे जिनको कोरोना हो गया, कोई इंजर्ड हो गया। सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर, ज़ाहिर बड़ा धचका है कराची किंग्स के लिए मोहम्मद आमिर का इंजर्ड होना, और ये भी बात सुनने में आ रही शायद वो सैटरडे के मैच में भी नहीं होंगे। तो इससे टीम को कितना नुकसान होगा, और ओवरऑल आप दोनों टीमों को कैसे देख रहे हैं आज के मैच के लिए?
एक ऐसी चीज़ है, जितनी भी आप कोशिश करें प्रिकॉशन मेथड्स करने की, लेकिन जब इसने आपको लगना है तो वो लगना है काफ़ी, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका है खास करके कराची किंग्स के लिए। आपको पता है एक फेवरेट टीम भी जानी जाती है, होम ग्राउंड है, ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश थी कि कराची किंग्स उनसे अपने फुल स्क्वाड के साथ उतरे, लेकिन कोविड हो गया, इमाद वसीम का ना होना वो एक मेजर ब्लो है, फिर क्रिस जॉर्डन को कोविड है, उनका भी ना होना वो भी बड़ा ब्लो। सबसे बड़ा जो ब्लो मैं कहता हूँ मोहम्मद आमिर का है, क्योंकि वो लीड करते हैं बॉलिंग अटैक को कराची किंग्स के, वो आज कलर्स में नजर नहीं आएंगे। इसके अंदर देखें खाली टीम्स की जंग नहीं है, इसमें जंग पाकिस्तान सुपर लीग की कोविड के साथ भी है। पूरी कोशिश की गई है इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि कोविड के लेयर्स को कुछ बनाया जाए कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर जो उनसा है, जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें से कोई अगर कोविड का शिकार होता है, जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उसको अपना मुतबादिल लेके आ जाए। लेकिन आपको पता है एक बड़ा नाम होता है, सही बात है, ऑल्टरनेट लेके आना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर दोनों टीम्स की आप मुआवजा करें तो ऑब्वियसली कांटेदार मुकाबला होगा। अभी तक आपने प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा कि टीम्स ने हाई स्कोरिंग गेम किया है, कोशिश ये की है कि 190-200 स्कोर किया जाए और उसको बॉलिंग के हिसाब से अपना उसको जल्दी आउट प्लेयर्स को किया जाए। और आज भी देखने वाली बात यह है कि कोई भी टीम टॉस जीती, क्योंकि पिछला पाकिस्तान सुपर लीग आपको याद हो जो एडिशन हुआ था उसमें टॉस बड़ा मैटर कर रहा था कि जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो मैच जीतने जा रही थी। ऑब्वियसली यहाँ पर ड्यू फैक्टर तो नहीं होगा, हवा चल रही है कराची में, लेकिन कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, यहाँ की जरा पिच की बात कर लेते हैं वैस, कैसी है कराची स्टेडियम की पिच? किसके लिए ज़्यादा मददगार साबित होगी, बॉलर्स के लिए या बैट्समैन के लिए? जैसे आपने कहा ड्यू फैक्टर तो नहीं होगा, ज़ाहिर हवा भी चल रही है, मौसम खासा ठंडा है कराची का, तो किस तरह देख रहे हैं खासकर पिच की अगर हम बात करें तो? देखिए इस वक्त ऑब्वियसली जब भी आपने हिस्ट्री अगर कराची की उठा के देखें तो उसमें हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं, 190-200 के करीब स्कोर हुआ है यहाँ पर। वो ज़्यादा सपोर्ट करती है बैट्समैन के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी बैटिंग टीम होगी उसकी कोशिश ये होगी कि हम लोग एक बड़ा टोटल जो सा वो टेबल पे करें। अगर जैसे आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है, दोनों की कंपैरिजन आप करें तो मुल्तान मुझे ज़्यादा बैलेंस साइड नज़र आती है। ज़रूर बाबर आजम है कराची किंग्स के अंदर, वो लीड करे, लेकिन आपको पता है कि हादिया ना होना इमाद वसीम का ये ज़रूर उनको हर्ट करेगा, क्रिस जॉर्डन का भी ना होना, एक स्क्वाड आपका डिस्टर्ब होता है। तो ये बड़ा मैं कहता हूं कि उनके लिए एक है तो चले टूर्नामेंट का स्टार्ट है, लेकिन एक प्रेशर सिचुएशन जरूर होगी कि इससे उन लोगों ने कैसे बाहर निकलना है। दूसरा प्रेशर भी तो होता है, जैसे आपने कहा कि होम ग्राउंड का एक बेनिफिट तो होता है, लेकिन होम ग्राउंड में प्रेशर भी ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा लोग सपोर्ट कराची किंग्स को करते हैं। तो आपको लगता है कि वो प्रेशर भी टीम पर होगा? मैं भी क्योंकि एक शो में बैठा हुआ था तो मैं क्योंकि मेरी फेवरेट टीम तो लाहौर है, शुरू से रही है, हमेशा लाहौर के साथ मैं जुड़ा भी रहा हूँ। लेकिन ये है कि बात ये हो रही थी कि जितने क्राउड को आप देखें तो कराची को सपोर्ट कर रहा था। जरूर हमारी आपकी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग की लीग है, जो भी जीते पाकिस्तान की जीते, लेकिन सबकी टीम्स अपनी होती हैं। कराची किंग्स ऑब्वियसली एक मैं कहता हूँ कि वो प्रेशर होता है एक टीम के ऊपर जब आप होम ग्राउंड की तरफ से खेलते हो। थोड़ा सा मायूस कुन मैं कहता हूँ ये था कि 100% क्राउड अलाउ नहीं है, 25% अल्लाह करे मैं कहता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह कैरी ऑन करता रहे जब तक पाकिस्तान सुपर लीग होनी है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त कोविड के, ऐसे ही दिल में कशमकश आती है कि यार कहीं क्राउड को बैन ना कर दिया जाए। आपको पता है क्योंकि क्राउड हमेशा एक एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लेयर्स के लिए, और जब क्राउड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा प्लेयर्स के लिए तो ऑब्वियसली वो फिर चीज उनसी आपको ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि जैसे PSL 6 में हुआ था कि बाकी मैचेस मुलतवी किए गए, उसके बाद फिर वो शायकीन के बगैर मैचेस हुए। जाहिर है वो बात नहीं होती जो शायकीन के साथ होती है, जो जोश होता है खिलाड़ियों में, एक अलग ही एनर्जी होती है। अच्छा, एक चीज़ जो कि आपने मुझे बता दी कि आपकी तो फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर्स, लेकिन फिर भी अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो एक चार्ट जिस पर मैं नज़र डाल रही थी कि सबसे ज़्यादा किसने मैचेस जीते, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिसने सबसे ज़्यादा PSL के मैचेस जीते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है? आपकी तो लाहौर कलंदर्स है जो कि अभी तक फातेह नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली, कि ऐसा हुआ है कि लाहौर कलंदर्स बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा जिसे कहते हैं ना साफ शिकन मुकाबला खेलते हैं, लेकिन वो फातेह नहीं हो पाते। तो इस बार लग रहा है कि इस बार टाइटल लाहौर कलंदर्स लेके जाएंगे? अच्छा, ये बहुत लोगों को सवाल है इस चीज पे ना, हमेशा ही बात होती है कि लाहौर कलंदर आखिर मसला क्या है लाहौर मसला क्या है? सही बात है। इस दफा तो हम लोगों ने किट भी यहाँ तक के चेंज कर दी, अल्लाह करे कि शायद वो किट रास नहीं आ रही थी, शायद किट जो सी इस दफा मैच जिता दे। कैप्टन को भी चेंज किया गया। वैसे मैं लाहौर कलंदर का थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको करूँ तो देखें, अगर आपको याद हो पहले एडिशन से लाहौर कलंदर की हमेशा गलती वो ये रही है कि आप लोग बड़े नाम के लिए जाते रहे हो, जैसे क्रिस गेल हो गया, मैकुलम हो गया, आपने वो नहीं देखा कि इनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअली इन जैसी विकेट्स के ऊपर जहां पर आपको जरूरत, आपको पता है पहले पाकिस्तान सुपर में होती थी तो वहां पर आपकी कोशिश ये होती है कि आप उन प्लेयर्स को खिलाओ जो कि उन कंडीशंस पर परफॉर्म कर सकें अच्छे तरीके से। लेकिन लाहौर ने वो चेंजेस की, आपको पता है इस दफ़ा कैप्टन को भी चेंज किया गया। कैप्टनसी पे मैं थोड़ा सा एक बताऊं कि मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इस चीज़ पे था कि
आपके कैप्टन जो पिछले थे, आपको याद हो कि उन्होंने कुछ भी कंडीशंस रही हैं उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया। ज़रूर एक बड़ा नाम नहीं है, मैं कहता हूँ T10 से भी अगर आप स्टार्ट करें तो लाहौर कलंदर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस सोहेल अख्तर के अंडर रही है। उनको सबसे बड़ा जो इशू था लाहौर कलंदर का, सोहेल अख्तर ऐसा कैप्टन, उस बेचारे को ये नहीं पता था कि मैंने ओपन करना है, मिडिल ऑर्डर में खेलना है, डाउन दी ऑर्डर खेलना है। जहाँ पर भी खिलवाया उसने परफॉर्म करके आपको दिया है। आज आप शहीन शाह अफरीदी को लेके अच्छी बात है, मैं कहता हूँ इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है, पूरी दुनिया क्रिकेट उनको देखती है, पसंद भी करती है। और पाकिस्तान सुपर लीग मैं आपको बताना भी चाहूँ, देखें इस साल की इतनी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एक तो आपका वर्ल्ड कप 5 से 6 महीने दूर है, तो पूरी दुनिया क्रिकेट की आपके ऊपर नज़र है क्योंकि आपने इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करवानी है। तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबकी नज़र आपके ऊपर होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान टॉप मैनेजमेंट हैंडल कर रही है। यहाँ पर अल्लाह करे से हो जाए। तो फिर आपको पता है 500 प्लस प्लेयर्स ने इस दफ़ा पार्टिसिपेट भी किया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो एक्साइटमेंट है। लेकिन सारी टीम्स जीत चुकी हैं, जो आप वाली बात, अल्लाह करे इस दफ़ा लाहौर भी जीते। चले मेरी दुआएं लाहौर कलंदर्स के साथ, मैं भी चाहती हूँ कि लाहौर कलंदर्स जीते क्योंकि ज़ाहिर तमाम टीमें ये टाइटल हासिल कर चुकी हैं, तो इस बार अल्लाह करे कि लाहौर कलंदर्स के पास आए PSL 7 का टाइटल। ओवैस बहुत शुक्रिया आपका। और करंटीना कई खिलाड़ी हैं, कई कोविड पॉजिटिव हैं, कई इंजर्ड हैं, तो दुआएं खिलाड़ियों के साथ भी हैं, तमाम टीमों के साथ हैं क्योंकि कोई भी जीते, जीत तो पाकिस्तान की होनी है। और जाहिर इस तरह से ओवैस ने कहा कि आगे वर्ल्ड कप है तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी तैयारी है और पूरी दुनिया की नज़रें हमारे खिलाड़ियों पर हैं, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगा। PSL 7 ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो कोविड की सिचुएशन पर बात करेंगे कि मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल कैसी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना के वार जारी हैं और मुख्तलिफ शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो बढ़ रही है। और अगर हम पिंडी की बात करें तो वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए जो SOPs थी उनका बढ़ा दिया गया है और बस फरवरी तक तो पाबंदियाँ हैं तालीमी इदारों की वो वैसे ही बरकरार रहेंगी। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े माइल्ड हैं, जिन्होंने वैक्सीन कराई है लोगों ने और जिन्होंने नहीं कराई वैक्सीन उनके लिए यकीनन ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रही हूँ डॉक्टर हिरा ज़हीर साहिबा, फोकल पर्सन है कोविड सेंट्रल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिरा साहिबा। जिस तरह हम गुफ्तगू कई बार कोरोना पे कर चुके हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन है हर घर में एक शख्स बीमार है, ज़ाहिर टेस्ट तो उस तरीके से नहीं हो रहे, टेस्ट की शरह बहुत कम है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो शरह को आप कैसे देखती हैं पूरे शहर में कोविड की? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा, शरह आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है जुज़वी तौर पे कराची शहर की, अगर हम कराची से बाहर भी बात करें कि हर बंदा बीमार है, एवरीबडी इज हैविंग फ्लू लाइक सिम्टम्स। अच्छा, हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है इट इज़ फ्रॉम द फ्लू वायरस फैमिली ओनली। ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है जो सारस वायरस है आपका, वो फ्लू की फैमिली से ही है। तो जो भी बंदा फ्लू लाइक सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त उसको हम ये तशखीस कर रहे हैं कि जी ही कैन बी अ पोटेंशियल कैरियर और पेशेंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड। वेराज टेस्टिंग का आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जी कैपेसिटी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग खुद ज़्यादा आप कह लें सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि कोरोना के साथ डील किस तरह करना है। और खैर हमारे लोग खुद भी थोड़ा रिलक्टेंट हैं डॉक्टर्स की तरफ आने के लिए। आपको ये मैं बताती चलूँ कि जो लोग ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो सिम्टम्स कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनका जब जो टेस्ट लिया जा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। जुज़वी तौर पे जो शहर में तरह जो मुझे लगता है चल रही है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट, मतलब आप कह लें कि पॉपुलेशन इज इनगल्फ्ड विद दिस वायरस। और ये वो हैं जिनकी टेस्ट हो चुके हैं और ऐसे कई शहरी हैं जो जिनके टेस्ट नहीं हुए, टेस्ट नहीं कराए और ना ही वो करवाना चाहते हैं। तो वो इसका मतलब है कि शरह जो है वो 50% से ज़्यादा भी हो सकती है। डॉक्टर हिरा, ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। और ये लोग जो टेस्टिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। दूसरा, स्कूल के बच्चों की तरफ हमें इस वक्त ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि तालीमी जो पहले ही नुकसान हमारा हो चुका हुआ है उसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। उसमें भी जुज़वी तौर पे मैं आपको कहूँगी कि 30 से 35% पॉजिटिविटी रेट है और उसमें भी हम सैंपल कम कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों का, तो उसमें पॉजिटिविटी रेट इतना ज़्यादा आ रहा है। अब हमें डायरेक्टिव्स हैं कि जी 12 अबव अलग करनी है और अंडर 12 स्टूडेंट्स का अलग हमने टेस्ट करना है। अच्छा। उसके ऊपर अब हम रिसर्च कर रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट है जो, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? पहली बात तो कि टेस्ट तो हम कर लें,
लेकिन ये ओमिक्रॉन है, उसके लिए ज़ाहिर है हमारे पास की टेस्टिंग सहूलियात मौजूद हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पर भी स्कूल्स हैं, और जो सरकारी स्कूलों में ये कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि तमाम बच्चों के टेस्ट किए जा सकें और आपके पास किट्स भी मौजूद हों इतनी तादाद में? अच्छा, इसके अंदर हम जो एक कर रहे हैं काम, वो है रैंडम सैम्पलिंग का। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट हर इदारे के से सैंपल ले रहे हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने आपने सही बात की कि इंटीरियर में लैब्स का फुकदान है, तो हम उससे निपटने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उस किट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। फिर रैपिड एंटीजन अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हम उसके लिए PCR कर रहे हैं, और PCR के बाद फिर वहाँ से ये लैब्स के जो सैंपल्स हैं ये जामशोर और लम्स पहुँचाए जा रहे हैं। तो हमारे पास अभी सहूलियात के हवाले से अगर हम बात करें तो सहूलियात क्या हैं? क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर फरवरी में ख़राब हो जाती है सूरत हाल, अल्लाह ना करे, अगर हमारी शहर भर में केसेस बढ़ जाते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? कैपेसिटी क्या है हमारे पास पेशेंट्स को देखने के लिए? देखिए, हमारे पास हम सब जानते हैं कि कैपेसिटी इस कदर आप कह लें कि मैच्योर नहीं है हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डेफिशिएंसीज प्रिवेल करती हैं। इस वक्त हम सिर्फ लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि जी आप SOPs को फॉलो करें, ताकि हम किसी भी ख़राब सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़े, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर इस वेव की जिस वक्त पीक रीच होती है, अभी तो हम पीक की तरफ जा रहे हैं, पीक आई नहीं है, अभी हम 5th वेव में दाखिल हुए। पीक जिस वक्त आती है तो उस वक्त जो सूरत हाल होगी उससे निबर्द आजमा होने के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना पैदा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम जितना बचा जा सके इसकी तबाहकारियों से हम बचें और SOPs को फॉलो करें। अच्छा, आपको पता है लोग तो SOPs फॉलो नहीं करते हैं डॉक्टर साहिबा, तो फिर हुकूमत को ऐसे कोई सख्त इक़दाम करने पड़ सकते हैं कि हम पीक आने से पहले काबू कर लें सूरत हाल को? देखिए, बहुत हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर आप कह लें कि वर्क कर रही है। मैं खुद हमने कई स्कूल्स को SOPs वॉयलेशन के ऊपर वैक्सीनेशन ना करवाने पे, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर की अपनी बात करूंगी, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हुए हमने उन स्कूल्स को सील किया है। मॉल्स और मार्केट्स के अंदर जहां SOP वॉयलेशन है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है। और जहां पे एक अलग डायरेक्टिव्स ये हैं कि जिस स्कूल के अंदर 10% से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं तो हम उस स्कूल को भी बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस को बंद कर रहे हैं। ना सिर्फ स्कूल बल्कि बहुत से ऐसे इदारे जहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वो वहाँ पर भी सख्ती करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर हिरा ज़हीर साहिबा प्रोग्राम में मौजूद थी। और नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, एहतियात लाजमी हैं क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वो कोविड आपको नुकसान ज़्यादा ना पहुँचाए, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उससे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएँ, तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।